अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। स्टडी टूर विद RSR चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम घटना सार करंट अर्धवार्ष की पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 जर्मन संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा 28 जनवरी 2021 को विश्व के 180 देशों में भ्रष्टाचार की स्थिति पर भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI रिपोर्ट जारी की गई। जनवरी 2020 में जारी CPI सूचकांक रिपोर्ट में न्यूजीलैंड 88 के स्कोर के साथ जहां शीर्ष स्थान पर है, वहीं अफ्रीकी देश सोमालिया भ्रष्टाचार के मामले में अंतिम 180वें स्थान पर है। याद रखना है, न्यूजीलैंड और डेनमार्क दोनों का स्कोर 88 है, तो इन दोनों को ही संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान मिला है और अंतिम स्थान किसे मिला है? सोमालिया को। ठीक है, अब बात करते हैं भारत की। इस रिपोर्ट में भारत को 5 अन्य देश मोरक्को, बुर्किना फासो, ट्रिनिडाद टोबैगो, टर्की व टिमोर लेस्टे के साथ संयुक्त रूप से 86वां स्थान दिया गया है। ठीक है, 86वां स्थान मिला है इस वर्ष भारत को। पिछले वर्ष भारत को क्या रैंक मिली थी? 80, यानी 6 अंकों की भारत ने गिरावट दर्ज की है और इस बार रैंक है भारत की 86। याद रखेंगे, कई बार पुरानी रैंक भी पूछ ली जाती है। तो चलिए टेबल में देखते हैं। सबसे कम भ्रष्टाचार वाले देश न्यूजीलैंड और डेनमार्क, मैंने आपको बताया इनको संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान मिला है, पहली रैंक मिली है। वहीं फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर और स्वीडन को संयुक्त रूप से दूसरी रैंक मिली है। ठीक है, और अब देखते हैं भ्रष्टाचार सर्वाधिक करने वाले कौन से देश हैं। तो पहला स्थान मिला है सोमालिया को, 179 इसकी रैंक है, रैंक जरूर याद रखेंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार वाला देश है विश्व में दक्षिण सूडान, और तीसरे नंबर पर है सीरिया। ठीक है, टॉप कौन कौन है जिनमें बिल्कुल भी भ्रष्टाचार नहीं है, जीरो कह सकते हैं भ्रष्टाचार है, तो वो न्यूजीलैंड और डेनमार्क है। भारत की रैंक अभी हमने देखी 86 है इस बार, पिछले वर्ष 80 थी 2019 में। और सबसे अधिक भ्रष्टाचार वाला देश है सोमालिया, दूसरे नंबर पर है दक्षिण सूडान। भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति देखें तो भूटान और चीन की स्थिति भारत से बेहतर है। पिछले वर्ष चीन भारत के साथ ही 80वें स्थान पर था। ठीक है, इस वर्ष भारत की रैंक में जहां 6 स्थानों की गिरावट आई है, वहीं चीन ने 2 स्थान का सुधार किया है। याद रखेंगे, ये टेबल देख लेते हैं, इसमें भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति दी गई है। जैसा मैंने आपको बताया, भूटान और चीन की स्थिति भारत से बेहतर है, तो भूटान की रैंक क्या है? 24 है। चीन की रैंक 78 है, जबकि भारत की रैंक 86 है। पाकिस्तान की 124 है, अफगानिस्तान की 165 है और श्रीलंका की 94 है। तो केवल भूटान और चीन को देखकर छोड़ दे अगर, तो भारत के बाद सभी देशों की स्थिति भ्रष्टाचार के मामले में और अधिक खराब है। आगे देखते हैं, ब्रिक्स देशों में स्थिति देखें तो भारत की स्थिति ब्राजील व रूस से बेहतर है। ब्रिक्स देशों में भारत का स्थान जहां 86 है, 69वें स्थान पर आपका दक्षिण अफ्रीका है, 70 स्थान पर चीन है। ठीक है, और भारत से बेहतर स्थिति में है। ब्रिक्स के अन्य राष्ट्रों में भ्रष्टाचार मामले में ब्राजील 94वें व रूस 129वें स्थान पर है। तो सभी जो देश हैं आपके ब्रिक्स के, उनको याद रखेंगे, कई बार परीक्षा में स्टेटमेंट देकर इनको पूछ लिया जाता है। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये कह सकते हैं संधि इस सदी की सबसे महत्वपूर्ण संधि है। परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध से जुड़ी हुई संधि प्रभावी हुई। परमाणु शक्तियों द्वारा अस्वीकार किए जाने के बावजूद परमाणु हथियारों को प्रतिबंधित करने के लिए जुलाई 2017 में स्वीकार की गई संयुक्त राष्ट्र की परमाणु प्रतिबंध संधि ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स TPNW 22 जनवरी 2021 से प्रभावी हो गई। तो ये डेट याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जुलाई 2017 को संयुक्त राष्ट्र महासभा UN जनरल असेंबली द्वारा पारित इस संधि के पक्ष में 122 देशों व विपक्ष में 1 देश नीदरलैंड ने हस्ताक्षर किए थे। 1 देश सिंगापुर ने मतदान का बहिष्कार किया था। तो याद रखना, 122 देश पक्ष में थे, नीदरलैंड विपक्ष में था और सिंगापुर ने मतदान का बहिष्कार किया था। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस व चीन सहित सभी परमाणु शक्ति संपन्न देशों व नाटो के सदस्य देशों सहित 69 देशों ने इस संधि पर मतदान में हिस्सा नहीं लिया था। तो भारत ने भी हिस्सा नहीं लिया था, याद रखेंगे। ठीक है, भारत ने शुरू से ही इस संधि का समर्थन नहीं किया, ना ही इसकी वार्ता में भारत ने भाग लिया है। संधि के लिए जुलाई 2017 में महासभा में हुए मतदान में भाग न लेने वाले देश
देशों में भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया भी शामिल थे। ठीक है, तो हमने वो 69 देश पढ़ लिए, जिसमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, साथ में जो नाटो के सदस्य कंट्रीज हैं वो शामिल हैं, और साथ में भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया भी शामिल हैं जिन्होंने मतदान में भाग नहीं लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। यूएन जनरल असेंबली के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि जब भी इस संधि को 50 देश अनुसमर्थन दे देंगे, उसके 90 दिन बाद यह संधि प्रभावी हो जाएगी। ठीक है, और अमेरिका और रूस जैसे शक्तिशाली देशों के विरोध के बाद भी 50 देशों ने जो अनुसमर्थन दिया था, उसकी आवश्यकता जो थी वो 24 अक्टूबर 2020 को पूरी हो गई। संधि का समर्थन करने वाला जो अंतिम 50वां देश था वह कौन था? होंडुरास। ठीक है, जिसने 24 अक्टूबर 2020 को इसके लिए मंजूरी प्रदान की। इसी बात 24 अक्टूबर से देखेंगे 22 जनवरी को 90 दिन पूरे हो रहे होंगे, तो 22 जनवरी 2021 को यह संधि प्रभावी हो गई, जैसा यूएन जनरल असेंबली के द्वारा कहा गया था। यह संधि इसके समर्थक देशों पर परमाणु हथियारों के विकास, परीक्षण, उत्पादन, भंडारण, उपयोग व स्थानांतरण आदि पर बाध्यकारी रोक लगाती है। यह संधि समर्थक देश इस संधि को ऐतिहासिक उपलब्धि बता रहे हैं। वाकई ऐतिहासिक है। भारत, रूस, फ्रांस और चीन जैसे जो शक्ति संपन्न देश हैं, उनके विरोध के बावजूद भी कोई संधि इन देशों के बिना सफल हो गई, तो उसको ऐतिहासिक ही बोला जाएगा, तो याद रखिएगा। साथ में भारत का दृष्टिकोण एक बार देख लेते हैं। तो भारत का दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए विदेश मंत्रालय की 22 जनवरी 2021 की विज्ञप्ति में कहा गया कि भारत ने TPNW वार्ता में हिस्सा नहीं लिया था। भारत ने यह लगातार स्पष्ट किया है कि वह इस संधि का पक्षकार नहीं बनेगा। ठीक है, विज्ञप्ति में स्पष्ट कहा गया कि भारत संधि का समर्थन नहीं करता और उससे उत्पन्न होने वाली किसी भी दायित्व के लिए वह बाध्य नहीं होगा। भारत का मानना है कि यह संधि प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून, कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ के विकास में योगदान नहीं करती है, ना ही यह कोई नया मानक या मानदंड निर्धारित करती है। तो याद रखेंगे TPNW मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें भारत ने अपना अनुसमर्थन नहीं दिया है। अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है म्यांमार में सेना द्वारा तख्ता पलट। म्यांमार ने सेना ने एक बार पुनः निर्वाचित सरकार का तख्ता पलटकर सत्ता पर कब्जा 1 फरवरी 2021 को कर लिया है। देश की सर्वोच्च सेना आंग सान सू की व राष्ट्रपति विन मिंट सहित अनेक वरिष्ठ नेताओं को 1 फरवरी को प्रातः सेना ने हिरासत में लेकर सत्ता पर अधिकार कर लिया। तो जो सेना थी, उनके जो चीफ थे, उनका ऐसा आरोप था कि जो आंग सान सू की सरकार है वह पूरी तरीके से अवैध है, क्योंकि उन्होंने चुनाव में धांधली की थी। हालांकि ये पूरी तरीके से सही नहीं है। सारी शक्तियां अपने हाथ में लेते हुए कमांडर इन चीफ मिन आंग हलाइंग ने देश में 1 वर्ष के लिए आपातकाल की घोषणा की है। पूर्व राष्ट्रपति मान स्वे को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त कर सभी मंत्रियों को हटाते हुए मंत्रिमंडल में नए सदस्यों को शामिल किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे, ज़्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना है कि कहाँ पर हाल में ही देश के पड़ोसी देश में सैनिक तख्ता पलट हुआ है, तो याद रखेंगे म्यांमार में। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021। बॉन आधारित पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच द्वारा 25 जनवरी 2021 को क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 जारी किया गया। इस इंडेक्स में वर्ष 2000 से 2019 के बीच जलवायु संबंधी आपदाओं और उनसे होने वाले नुकसान का विश्लेषण किया गया है। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में अफ्रीकी देश मोजाम्बिक को पहले और जिम्बाब्वे को दूसरे, बहामास को तीसरे स्थान पर रखा गया। यानी ये सबसे ज़्यादा जो जलवायु संबंधी आपदाएं हैं उनसे प्रभावित होने वाले देश हैं, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे और बहामास। भारत को सूचकांक में 7वां स्थान मिला है, याद रखेंगे। ठीक है, और भारत सबसे ज़्यादा जलवायु से प्रभावित देश घोषित किया गया है। इंडेक्स के अनुसार वर्ष 2019 में जलवायु जुड़े आपदाओं के कारण भारत में जहां 2267 लोगों की जान गई, वहीं करीब 5,01,659 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ठीक है, इस तरह इंडेक्स में 10 सर्वाधिक प्रभावित देशों में सबसे अधिक नुकसान भारत को ही उठाना पड़ा, चाहे वो जान माल की हानि हो या इकोनॉमिक्स में हमें हानि उठानी पड़ी हो। प्रत्येक तरीके से भारत को सर्वाधिक हानि उठानी पड़ी। पिछले वर्ष के क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत को 5वें स्थान पर रखा गया था, तो याद रखना है पिछले वर्ष किस स्थान पर रखा गया था, यानी 2020 में जो इंडेक्स जारी हुआ था उसमें रखा गया था भारत को 5वें स्थान पर, और इस वर्ष 2021 के इंडेक्स में रखा गया है 7वें स्थान पर। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। यह सूचकांक
जलवायु संबंधी भयानक घटनाओं, तूफान, बाढ़, हीट वेव आदि के प्रभाव से किस हद तक देशों और क्षेत्रों को प्रभावित करता है, इसका विश्लेषण किया जाता है। तो ये देखिए, इसमें दिए हैं शीर्ष 10 देश। हमने आपको बताया मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बहामास, ये शीर्ष 3 देश हैं। फिर है आपका जापान, फिर मलावी, फिर अफगानिस्तान, फिर है भारत। तो याद रखना है भारत की रैंक। भारत के बाद दक्षिण सूडान, नाइजर और वेल्बिया आते हैं। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021। हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 जनवरी 2021 में जारी किया गया। तो याद रखना है इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा। इसके लिए डेटा कौन उपलब्ध कराता है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। जापान ने लगातार तीसरे वर्ष दुनिया में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में एक बार फिर से शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। जापानी नागरिक 191 देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। शक्तिशाली पासपोर्ट का मतलब क्या है कि जो अपने गंतव्य तक बिना किसी पूर्व वीजा के पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो जापान के जो नागरिक हैं वो 191 देशों में पहले से उन्हें वीजा के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ता अगर वो किसी अन्य देश में जाना चाहते हैं, बल्कि क्या करना पड़ता है, जब वहाँ पे वो पहुँच जाते हैं वहीं जाकर ही वह अपना अपीयरेंस के साथ, फिजिकल उपस्थिति के साथ ही वहाँ पर वीज़ा बनवाते हैं। ठीक है, इस सूचकांक में सिंगापुर को दूसरा स्थान मिला है। दक्षिण कोरिया और जर्मनी को संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रखा गया है। तो शीर्ष पर जापान है, दूसरे नंबर पर सिंगापुर और तीसरे नंबर पर दक्षिण कोरिया और जर्मनी समान स्थान पर हैं। भारत को कौन सा स्थान मिला है इस वर्ष, भारत को स्थान मिला है 85। ठीक है, 85वां स्थान मिला है भारत को 110 देशों में। और भारत कितने देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं भारत के नागरिक, तो याद रखना है 58 को। और वहीं हमने देखा जापान के नागरिक कितने देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं, 191 देशों में। तो अंतर देख सकते हैं कितना बड़ा है, इसलिए भारत का स्थान 85 है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। ठीक है, सीरिया, इराक, अफगानिस्तान का जो पासपोर्ट है सबसे खराब देशों वाले पासपोर्ट में से आता है, जिसमें सीरिया है उसमें 29 देशों की यात्रा कर सकते हैं, इराक वाले 28 और अफगानिस्तान के नागरिक 26 देशों में। सबसे खराब स्थिति याद रखेंगे अफगानिस्तान की, यानी अंतिम स्थान अफगानिस्तान को ही मिला है। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं। चीन का भी आप देख सकते हैं, देखना चाहें तो चीन को इस सूचकांक में 70वें स्थान पर रखा गया, जबकि भारत को 86। इसके नागरिक 75 देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। अमेरिका 5 अन्य देशों के साथ 7वें स्थान पर है, इसके नागरिक 185 देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन रिपोर्ट 2020। 15 जनवरी 2021 को जारी संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक सामाजिक मामलों के विभाग यूएनदेसा ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन हाइलाइट्स 2020 इंटरनेशनल माइग्रेशन 2020 हाइलाइट्स के अनुसार कोरोना वायरस महामारी के कारण 2020 के मध्य एक प्रवासियों के स्टॉक की संख्या में लगभग 2 मिलियन की वृद्धि धीमी हुई है। यह रिपोर्ट में बताया गया 2020 में 51 मिलियन लगभग 5.1 करोड़ अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के गंतव्य के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष सूची पर है। यानी सबसे ज़्यादा प्रवासी किस देश में जाते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसके बाद जर्मनी का स्थान आता है, फिर सऊदी अरब का, फिर रूस का और फिर ब्रिटेन का। ठीक है, वर्ष 2020 में किसी एक देश के प्रवासी के मामले में भारत शीर्ष पर रहा, यानी जिस देश से सर्वाधिक प्रवासी अन्य देशों को जाते हैं, तो उस ऐसी रैंकिंग अगर हम जारी करें तो उसमें भारत को शीर्ष स्थान, यानी भारत से सबसे ज़्यादा नागरिक अन्य देशों पर प्रवास के लिए जानते हैं, कई बार काम की तलाश में, कई बार नए अवसरों की तलाश में। अर्थात भारत के प्रवासियों की संख्या दुनिया में सबसे अधिक है। भारत के 18 मिलियन लगभग 1.8 करोड़ लोग अन्य देशों में प्रवासरत हैं, जिनमें सर्वाधिक 35 लाख यूएई में, 27 लाख अमेरिका में, 25 लाख सऊदी अरब में रह रहे हैं। तो भारत के सर्वाधिक अगर पूछा जाए प्रवासी किस देश में रहते हैं तो आपको ज्ञात होना चाहिए यूएई में, फिर दूसरे नंबर पर अमेरिका का नंबर आता है और तीसरे नंबर पर है सऊदी अरब। क्लियर। इसके अलावा भारतीय मूल के लोग ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कुवैत, ओमान, कतर, ब्रिटेन में भी बड़ी संख्या में रहते हैं। इसके पश्चात मैक्सिको और रूस प्रत्येक से 11 मिलियन और चीन से 10 मिलियन, सीरिया से 8 मिलियन प्रवासियों की संख्या है। तो देखिए हम बात कर लेते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा गंतव्य जिन देशों को जाते हैं और जिन देशों से मतलब जिन देशों में जाते हैं तो वो गंतव्य हो गए, तो उसमें अमेरिका को शीर्ष स्थान मिला है। ठीक है, और दूसरे नंबर पर आपका कौन सा है, जर्मनी है, फिर सऊदी अरब है। और जिन देशों से जाते हैं, जहाँ से प्रस्थान करते हैं प्रवासी, तो उसमें शीर्ष स्थान किसे मिला है,
आप जानते हैं अमेरिका को, उसके बाद मैक्सिको का स्थान आता है, फिर रूस का आता है, फिर चीन का आता है। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति और कमला हैरिस पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी। डेमोक्रेटिक पार्टी के 78 वर्षीय जो बाइडेन ने अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार 20 जनवरी 2021 को ग्रहण किया। इसके साथ ही जमैकन भारतीय मूल की कमला हैरिस अमेरिका पहली महिला उपराष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की। राष्ट्रपति पद के इलेक्टोरल कॉलेज के लिए वहां 3 नवंबर 2020 को संपन्न मतदान में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन ने निवर्तमान रिपब्लिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 306-332 के भारी मतांतर से पराजित किया। ठीक है, तो यानी कि जो बाइडेन को 306 मत मिले थे, वहीं 232 मिले थे किसको? डोनाल्ड ट्रंप को। ठीक है, जो रिपब्लिकन पार्टी से थे, और जो बाइडेन किस पार्टी से? डेमोक्रेटिक पार्टी से। अमेरिका में राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन विभिन्न राज्यों के 538 सदस्यीय इलेक्टोरल कॉलेज के लिए पड़े मतों के आधार पर ही होता है। अमेरिका के इतिहास में 5 बार भी ऐसा भी हुआ है कि इलेक्टोरल कॉलेज में बहुमत के चलते पॉपुलर वोट्स में पीछे रहे उम्मीदवार को राष्ट्रपति निर्वाचित घोषित किया गया। संवैधानिक व्यवस्था के तहत राष्ट्रपति का औपचारिक चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज निर्वाचक मंडल द्वारा 15 दिसंबर 2020 को किया गया। 3 नवंबर 2020 के पश्चात विभिन्न राज्यों में मतगणना के दौरान अपनी पराजय के संकेत मिलने पर मतगणना रुकवाने के अनेक प्रयास ट्रंप व उनके समर्थकों ने किए। इन्होंने जाकर हिंसा भी करी, राजधानी में वॉशिंगटन डीसी में जाकर और कई तरह के ट्रंप के द्वारा भड़काऊ भाषण भी दिए गए। इसी कारण जो विजय गांधी हैं, जो ट्विटर पे काम करते हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर हैंडल को सस्पेंड कर दिया था। ठीक है, तो और जो विजय गांधी हैं, इन्हें इस वर्ष चुना गया है किसके लिए? मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था, इन्हें चुना गया है टाइम्स पत्रिका के 100 उभरते लीडर्स में। ठीक है, ये भारतीय मूल के, इसलिए इनका नाम याद रखेंगे। इस दिशा में शर्मनाक स्थिति उस समय पैदा हुई जब 7 दिसंबर 2020 को अमेरिकी संसद में बाइडेन की विजय की पुष्टि की जानी थी। हजारों ट्रंप समर्थकों ने संसद भवन परिसर पर उपद्रव किया, भारी तोड़फोड़ भी की। ठीक है, तो हमारे यहाँ बेहतर स्थिति आप देख रहे हैं। हारने के बाद भी ट्रंप अपनी सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं थे। आगे देखते हैं, शपथ ग्रहण के पश्चात अपने पहले संबोधन में अमेरिकी लोगों से एकजुट होने की अपील करते हुए अमेरिका को और अधिक ताकतवर बनाने की प्रतिबद्धता जो बाइडेन ने व्यक्त की। राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालने से पहले ही दिन बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अनेक निर्णयों को बदलते हुए आदेशों पर हस्ताक्षर किए। इसमें पेरिस जलवायु समझौते, विश्व स्वास्थ्य संगठन को पुनः जुड़ने के निर्णय शामिल थे, तो याद रखेंगे। ठीक है, अब इसमें भारत के जो कुछ कैबिनेट है उनकी, उसमें को देख लेते हैं कौन कौन है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सबको याद नहीं रखेंगे, बस कुछ कुछ याद रख सकते हैं। विदेश मंत्री याद रखिएगा, हाल ही में ये भारत के दौरे पे थे, एंटी ब्लिंकन। ठीक है, और ये वित्त मंत्री भी दौरे पर आए थे। ठीक है, जेनेट एलेन, इनका नाम याद रख सकते हैं। इसके साथ जो भारतीय मूल की है नीरा टंडन, इनका नाम याद रखेंगे। ठीक है, ये कैबिनेट स्तर के प्रमुख अधिकारी हैं, प्रबंधन और बजट कार्यालय की निदेशक हैं। ठीक है, नीरा टंडन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, जो भारतीय मूल की बाइडेन प्रशासन में काम करने वाले अमेरिकी हैं, उनकी स्थिति देख लेते हैं कौन कौन है। तो वैसा मैंने आपको बताया, नीरा टंडन व्हाइट हाउस के प्रबंधन एवं बजट की निदेशक हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इनका नाम याद रखेंगे। डॉक्टर विवेक मूर्ति का याद रखेंगे, ये सर्जन जनरल हैं। विनीता गुप्ता ये कौन है? विधि विभाग में सहायक अटॉर्नी जनरल हैं। आगे देखते हैं, इसमें जो इंपॉर्टेंट है बस उन्हीं को देखना है, सबको नहीं देखेंगे। नाम याद रखेंगे, माला अडिक्का, ये प्रथम महिला डॉक्टर जिल बाइडेन, जो बाइडेन होगा डॉक्टर जो बाइडेन की नीति निदेशक हैं। गरिमा वर्मा प्रथम महिला के कार्यकाल की डिजिटल निदेशक। ठीक है, सबरीन सिंह उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की प्रेस सचिव हैं। इसके साथ ही आप याद रख सकते हैं राष्ट्रीय आर्थिक परिषद में शामिल होने वाली समीरा फाजली को, और याद रखेंगे वेदांत पटेल को, ये राष्ट्रपति के सहायक प्रेस मंत्री हैं। जो विनय रेड्डी हैं, राष्ट्रपति के भाषण निदेशक हैं। सोनिया अग्रवाल व्हाइट हाउस में घरेलू पर्यावरण नीति कार्यालय में पर्यावरण नीति एवं नमोन्वेष की वरिष्ठ सलाहकार हैं। ठीक है, विदुर शर्मा का भी नाम याद रखेंगे, व्हाइट हाउस कोविड-19 कार्यवाही दल में जांच के लिए नीति सलाहकार हैं विदुर शर्मा। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, जैव विविधता हेतु चौथा वन प्लैनेट सम्मेलन। पृथ्वी की जैव विविधता की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से चौथे वन प्लैनेट सम्मेलन, वन प्लैनेट समिट फॉर
बायोडाइवर्सिटी का आयोजन फ्रांस ने 11 जनवरी 2021 को हाइब्रिड तरीके से किया। इसकी कुछ कार्यवाही पेरिस में वैयक्तिक हिस्सेदारी से हुई, जबकि अधिकांशतः वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा वक्ताओं ने इसे संबोधित किया। इस वर्ष की प्लेनेट सम्मेलन की थीम याद रखेंगे, लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। ठीक है, एक साथ प्रयास करते हैं प्रकृति के लिए, लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। किसकी थीम है ये? वन प्लेनेट समिट फॉर बायोडाइवर्सिटी की, जिसका आयोजन किसने किया? फ्रांस ने। संयुक्त राष्ट्र संघ व विश्व बैंक के सहयोग से आयोजित इस सम्मेलन का उद्घाटन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, विश्व बैंक ग्रुप के अध्यक्ष डेविड मालपास ने संयुक्त रूप से किया। याद रखेंगे। ठीक है, उल्लेखनीय है कि पेरिस सम्मेलन में स्वीकार किए गए जलवायु परिवर्तन समझौते के प्रति प्रतिबद्धता की समीक्षा के लिए पहला वन प्लेनेट समिट 12 दिसंबर 2017 को पेरिस में हुआ था। याद रखना है, इसमें समीक्षा की जाती है जो जलवायु परिवर्तन संबंधित समझौते हुए थे पेरिस सम्मेलन में उनका। और ये जो पहला वाला आपका वन प्लेनेट समिट हुआ था वह 2017 पेरिस में हुआ था। दूसरा सम्मेलन 26 सितंबर 2018 को न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था। तीसरा सम्मेलन 14 मार्च 2018 को कीनिया नैरोबी सिटी में हुआ था। और जो चौथा है ये फ्रांस में हुआ है हाइब्रिड तरीके से। ठीक है, डिजिटल माध्यम से हुआ है। याद रखेंगे, वन प्लेनेट सम्मेलन। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें भारत प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहता है। हम किस तरीके से जो क्लाइमेट है उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं, परिवर्तन आ रहे हैं, उससे निपटने के लिए कौन से प्रयास कर रहे हैं, हमारे प्रयास कितने सफल हैं, उसकी आधार पर रैंकिंग जारी की जाती है। जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा 7 दिसंबर 2020 को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI जारी किया गया। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 4 श्रेणियों में 57 देशों, यूरोपीय संघ पूरे एक ही क्षेत्र के तौर पर लिया गया यूरोपीय संघों के प्रदर्शन के आकलन करने के बाद तैयार किया गया है। ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा वर्तमान उत्सर्जक चीन सूचकांक में 33वें स्थान पर है, जबकि ऐतिहासिक रूप से सबसे बड़ा प्रदूषक संयुक्त राज्य अमेरिका सूची में सबसे नीचे 61वें स्थान पर है। तो आपको याद रखना है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में लास्ट रैंक इसको मिली है अमेरिका को 61। ठीक है, वहीं चीन 33वें स्थान पर है, यानी कि इनके द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वे समुचित नहीं है। इस सूचकांक में भारत को 10वीं रैंक मिली है। ठीक है, 100 में से 63.98 अंक मिले हैं। हालांकि भारत पिछले साल 9वें स्थान से एक स्थान नीचे खिसक गया है, लेकिन जलवायु संरक्षण की दिशा में लगातार प्रयास से वर्ष 2014 में जो 31वीं रैंक थी उस रैंक में वर्तमान में सुधार ही हुआ है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं भारत लगातार प्रयत्न कर रहा है जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए। जगह जगह पर सोलर प्लेट्स लगाई जा रही हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं सोलर इलेक्ट्रिसिटी को प्रमोट करने के लिए। तो याद रखेंगे। आगे देखते हैं, वैश्विक रूप से CCPI वार्षिक रिपोर्ट के लिए मूल्यांकन किए गए देशों में कोई भी देश पेरिस समझौते के लक्ष्यों की दिशा में अग्रसर नहीं है। ठीक है, CCPI 2021 जो वर्ष 2020 को कवर करता है के अनुसार केवल 2 G20 देश, यूनाइटेड किंगडम 5वें और भारत 10वें उच्च रैंक वाले देश हैं। ठीक है, जो G20 के पक्षकार हैं उसमें केवल यूनाइटेड किंगडम यानी UK और भारत ही उच्च रैंक पाने वाले देश हैं। आपने चीन और अमेरिका की स्थिति तो देख ली, चीन को 33वां स्थान मिला है, वहीं अमेरिका को अंतिम स्थान पर रखा गया है। जबकि 6 अन्य देश जैसा हमने देखा, संयुक्त राज्य अमेरिका को 61वां, सऊदी अरब को 60वां, कनाडा को 58वां, ऑस्ट्रेलिया को 54 और दक्षिण कोरिया को 53वें, वहीं रूस को 52वें स्थान पर रखा गया है। याद रखेंगे, इसमें सूचकांक में 4 श्रेणियों में ये जारी किया जाता है। इन्हीं के आधार पर रैंकिंग जारी होती है, जिसमें GHG उत्सर्जन अर्थात ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कितना है उसको वेटेज दिया गया 40% का, नवीकरणीय ऊर्जा को रिन्यूएबल एनर्जी को दिया गया 20% का वेटेज, ऊर्जा उपयोग को दिया गया है 20% का भार, वहीं जलवायु नीति को दिया गया है 20% का वेटेज। याद रखेंगे। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, फर्स्ट से 1 से 3 रैंक तक किसी भी देश को रैंकिंग प्रदान नहीं की गई है। और सर्वाधिक सबसे अच्छा अगर हम बोले 3 के बाद जो शीर्ष स्थान मिला है वो स्वीडन को मिला है, फिर ब्रिटेन को मिला है, फिर डेनमार्क को, फिर मोरक्को को, फिर नॉर्वे, फिर चिली और 10वें नंबर पर प्यारा भारत है। याद रखेंगे।
भारत को नवीकरणीय ऊर्जा की श्रेणी में 53 देशों में 27वें स्थान पर रखा गया है। प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भारत 12वें स्थान पर है। जलवायु नीति में 13वें स्थान पर है। ऊर्जा उपयोग श्रेणी में भारत को अच्छा प्रदर्शन रहा और उसे इसमें 10वें स्थान पर रखा गया है। तो आप ये याद रख सकते हैं, प्रति व्यक्ति जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसमें भारत की रैंक 12th है, और जो जलवायु से लेकर पॉलिसीज़ गवर्नमेंट द्वारा जारी की जाती हैं उसमें हमने अच्छा प्रदर्शन किया है, उसमें हमारा कौन सा रैंक है, 13वां है, याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। सऊदी अरब में बिना कारों और सड़कों वाले शहर की लॉन्चिंग। सऊदी अरब एक ऐसे शहर को बसाने की योजना पर कार्य कर रहा है जहां ना तो सड़कें होंगी ना ही कारें होंगी। यहाँ के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने 11 जनवरी 2021 को अपनी नवीनतम दृष्टि आ सिटी विद नो कार्स रोड्स फॉर कार्बन एमिशंस का अनावरण किया। द लाइन नामक 170 किलोमीटर लंबे ये निर्माण कार्य नियोम नामक $500 बिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना का हिस्सा होंगे। तो याद नहीं रखना, बस आप याद रखेंगे कौन सा देश है जो बिना कार्स के, बिना सड़कों वाली सिटी को बसाने वाला है, किसका यह ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो याद रखेंगे किसका है, सऊदी अरब का है। ठीक है, प्रस्तावित नए शहर में लोग कैसे चलेंगे, पैदल चलेंगे। यहाँ लगभग 10 लाख की आबादी होगी जहाँ पर कार्बन उत्सर्जन शून्य होगा। प्रस्तावित नियोम परियोजना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भरपूर प्रयोग होगा। तो याद रखेंगे, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी फैक्सिनेटिंग है ये, आपको याद रखना है। सऊदी अरब में बिना कारों और सड़कों वाले शहर की लॉन्चिंग होने वाली है। बात करते हैं काजा कलास, एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री। इसके बारे में हम कई बार बता चुके हैं। जो सुबह की चाय के साथ 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आता है उसमें जो लोग भी देखते होंगे उन्हें ऑलरेडी याद होगा कि एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है। कम से कम 10 से 12 बार इनका नाम हमने सुबह की चाय में इनका नाम लिया है। तो जो सुबह क्लास देखते हैं उनको ये नाम याद होगा, इसलिए आपको भी एक बार सजेस्ट कर रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि करंट अफेयर्स में आपके एक भी प्रश्न गलत ना हो और बार बार उनका रिवीजन होता रहे, तो आप सुबह की चाय के साथ जो 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन आता है उसको जरूर देखा करिए। इसके साथ यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन की है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल पर एक तो एग्जाम रिलेटेड आपको अपडेट्स मिलती है, उसमें डेली क्विज आती है जो करंट अफेयर्स की होती है, साथ में जीएस की भी क्विज होती है, साथ में जो नया अपडेट होती रहती है, लाइक कि कोई भी सुधार आया, कोई भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होती है, कोई भी रिजल्ट होता है, उस सब की अपडेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाती है। ठीक है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रिफॉर्म पार्टी रिन्यू यूरोप की काजा कलास 24 जनवरी 2021 को एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। नई गठबंधन सरकार का गठन एस्टोनिया के पूर्व प्रधानमंत्री जुरी रतास व उनके मंत्रिमंडल द्वारा 13 जनवरी को एक प्रमुख पार्टी अधिकारी के शामिल भ्रष्टाचार घोटाले के मद्देनजर त्याग पत्र देने के बाद किया गया। तो जो जुरी रतास थे, इन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे, इन्होंने त्याग पत्र दिया। उसके बाद एस्टोनिया को मिली अपने देश की पहली महिला प्रधानमंत्री जिनका नाम है काजा कलास। इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखेंगे एंड इसमें याद रखना है। इसके साथ ही एस्टोनिया विश्व का एकमात्र देश बन गया जहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों महिलाएं हैं। याद रखेंगे, तो आप सर्च करेंगे कि यहाँ की राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री तो हमने पढ़ ली, काजा कलास है। क्लियर, आगे देखते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में पहले की तुलना में 3 फीट की वृद्धि। 8 दिसंबर 2020 को नेपाल और चीन के विदेश मंत्रियों द्वारा संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को समुद्र तल से 8,848.86 मीटर बताया गया, जबकि पूर्व में कितनी थी ये 8,848.48। ठीक है, उससे 3 फीट अधिक बताया गया है। विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से 8,848 मीटर यानी 2,928 फुट होने की बात विश्व भर में स्वीकार की जाती रही है। विश्व की शिखर की ऊंचाई सर्वे ऑफ इंडिया की 1954 की गणना पर आधारित थी। तो सर्वे ऑफ इंडिया जो भारत का है उसने यह रिपोर्ट जारी की थी कि इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848 है। लेकिन हाल में ही चीन और नेपाल के जो खोजी करती हैं, जो वहाँ के विदेश मंत्री, उन्होंने यह अपडेट दी कि जो माउंट एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई में वृद्धि हुई है और अब ऊंचाई कितनी हो गई है 8,848.6 मीटर। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। उल्लेखनीय है कि 2015 में नेपाल में आए भूकंप के बाद एवरेस्ट शिखर की ऊंचाई में कुछ वृद्धि का अनुमान लगाया गया था। बाद में चीनी राष्ट्रपति
शी जिनपिंग की 2019 की नेपाल यात्रा के दौरान शिखर की ऊंचाई मिलकर नापने के लिए समझौता दोनों देशों के बीच संपन्न हुआ था। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट है 2020 लोकतंत्र सूचकांक। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा 3 फरवरी 2021 को दुनिया के 167 देशों की 2020 की वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक रिपोर्ट जारी की गई। डेमोक्रेसी इन सिकनेस एंड इन हेल्थ शीर्षक से जारी इस नवीनतम रिपोर्ट में जहां नॉर्वे को शीर्ष स्थान मिला है, वहीं उत्तर कोरिया को सूचकांक में अंतिम पायदान पर रखा गया है। उत्तर कोरिया की रैंक है 167। याद रखेंगे, ठीक है। शीर्ष स्थान किसे मिला है? नॉर्वे को। भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक की इस वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसलकर 53वें स्थान पर आ गया है। EI के अनुसार प्राधिकारियों के लोकतांत्रिक मूल्यों से पीछे हटने, नागरिकों की स्वतंत्रता पर कार्रवाई के कारण देश 2019 की तुलना में 2020 में 2 स्थान नीचे आ गया है, ठीक है। तो इस वर्ष रैंकिंग कितनी है? 53वीं है। वर्ष 2019 में भारत का स्कोर 6.9 था, वहीं 2020 में स्कोर घटकर 6.61 हो गया है। वर्ष 2014 में इस सूचकांक में भारत 27वें स्थान पर था और स्कोर था 7.92, ठीक है। अब तक भारत की सबसे बेहतरीन रैंक 2014 में ही थी। सूचकांक में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शीर्ष देश हैं नॉर्वे, आइसलैंड, स्वीडन और न्यूजीलैंड, कनाडा। तो बस आप नॉर्वे, आइसलैंड का नाम याद रखिएगा। लोकतंत्र सूचकांक में शामिल 167 देशों में से 23 देशों को पूर्ण लोकतंत्र फुल डेमोक्रेसी वाला देश बताया गया है। 52 देशों को बताया गया है त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र वाला देश और अन्य 53 देशों को बताया गया है मिश्रित शासन वाला, ठीक है। 57 देशों को बताया गया कि वहां पर लोकतंत्र नहीं है, ठीक है, सत्तावादी शासन है। सूचकांक में भारत को अमेरिका, फ्रांस, बेल्जियम और ब्राजील के साथ त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र में वर्गीकृत किया गया है, यानी भारत के जो लोकतंत्र है उसको फ्लॉड डेमोक्रेसी में रखा गया है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। भारत के साथ अमेरिका, फ्रांस, बेल्जियम और ब्राजील को भी रखा गया है त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र में, फ्लॉड डेमोक्रेसी में। आगे देखते हैं। EIU की रिपोर्ट में कहा गया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने भारतीय नागरिकता की अवधारणा को धार्मिक तत्व को शामिल किया है और इसे कई आलोचक भारत के धर्मनिरपेक्ष आधार को कमजोर करने वाला कदम मानते हैं। तो याद रखिएगा। ये देखते हैं भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति। पड़ोसियों में अधिकांश से भारत की स्थिति बेहतर ही है। सूचकांक में श्रीलंका को 68वां, बांग्लादेश को 76, भूटान को 84 और वहीं पाकिस्तान को 105वें स्थान पर रखा गया है। लेकिन इन सब देशों से भारत का क्या कंपैरिजन है ना। आगे देखते हैं। निम्न जो 5 देश हैं उनकी रैंकिंग देख लेते हैं। सबसे खराब स्थिति हमने अभी आपको बताया उत्तर कोरिया की है। दूसरे नंबर पर लोकतांत्रिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। तीसरे नंबर पर है मध्य अफ्रीका रिपब्लिकन। चौथे नंबर पर सीरिया है और 163 यानी 5वें नंबर पर नीचे से सबसे खराब लोकतंत्र में स्थिति की बात करें तो चड है, ठीक है। आगे देखते हैं। दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। फरवरी 2021 में यूरोपीय देश डेनमार्क ने उत्तरी सागर में दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण परियोजना को मंजूरी प्रदान की। यह ऊर्जा द्वीप निर्माण के बाद यूरोपीय देशों में 3 मिलियन घरों की बिजली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हरित ऊर्जा का उत्पादन और भंडारण हो पाएगा। तो आपको याद रखना है दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप कौन सा देश बनाएगा? यूरोपीय देश डेनमार्क, ठीक है। पवन टरबाइन से घिरे इस ऊर्जा द्वीप की प्रारंभिक क्षमता 3 गीगावाट होगी, जो कालांतर में बढ़कर 10 गीगावाट तक हो जाएगी। याद रखेंगे। विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स सूची 2020, अमेरिकी वाणिज्यिक पत्रिका फोर्ब्स द्वारा वर्ष 2020 के लिए जारी दुनिया की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल को शीर्ष स्थान पर रखा गया है। इस रूप में उनका यह दर्जा लगातार 10 वर्षों से बना है। तो 10 वर्षों से लगातार विश्व की सबसे अधिक शक्तिशाली महिला का खिताब किसे मिलता है? एंजेला मार्केल को, ठीक है। फोर्ब्स द्वारा विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2004 से जारी की जा रही है। दुनिया की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारत की 3 महिलाओं को स्थान मिला है, जिसमें हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 41वां,
HCL कॉरपोरेशन की CEO रोशनी नडार मल्होत्रा को 55वां, वहीं बायोकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार 100 को 68वां स्थान मिला है। तो तीनों को नाम याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्मला सीतारमण को मिला है 41वां स्थान, ठीक है, शीर्ष स्थान इन्हें ही मिला है। दूसरे नंबर पर HCL की CEO हैं रोशनी नाडर मल्होत्रा, जिन्हें 55वां स्थान मिला है। और फिर है बायोकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार शाह, जिन्हें 68वां स्थान मिला है। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली 100 महिलाओं की फोर्ब्स की सूची में दूसरा स्थान फ्रांस की क्रिस्टीन लगार्ड को मिला है। 60 वर्ष की जो क्रिस्टीन लगार्ड है, ये 2011 से 2019 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक रही थी और 1 नवंबर 2019 से ये यूरोपीय केंद्रीय बैंक ECR की अध्यक्ष हैं। ठीक है, और इनके बारे में शायद PCS 2019 में करंट अफेयर में पूछा भी गया था। आगे देखते हैं, फोर्ब्स की सूची में तीसरा स्थान अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस व चौथा स्थान यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष जर्मनी की उर्सुला वान डेर लियेन को मिला है। ठीक है, तो देखिए शीर्ष स्थान किसे मिला है, एंजेला मर्केल को, फिर मिला है क्रिस्टीन लेगार्ड को, जो क्या है हाल में यूरोपीय केंद्रीय बैंक की अध्यक्ष हैं, और तीसरा स्थान मिला है कमला हैरिस को, जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं। याद रखेंगे। अगला टॉपिक है उज्बेकिस्तान के साथ भारत का आभासी शिखर सम्मेलन। भारत व उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय शिखर वार्ता 11 दिसंबर 2020 को संपन्न हुई। वर्चुअल तरीके से संपन्न इस शिखर वार्ता की सह अध्यक्षता भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व उज्बेकिस्तान की राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव ने की। द्विपक्षीय संबंधों, कोविड-19 महामारी तथा पारंपरिक हितों के क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श द्विपक्षीय वार्ता में किया गया। क्लियर हो गया। दोनों देशों के बीच $1 अरब के द्विपक्षीय व्यापार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयासों पर जोर दिया गया। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में उज्बेकिस्तान को दी गई सहायता के लिए उज्बेक राष्ट्रपति ने भारत को धन्यवाद दिया। इसके साथ याद रखेंगे, सूचना प्रौद्योगिकी एवं शिक्षा के क्षेत्रों में बढ़ते आपसी सहयोग पर संतोष व्यक्त करते हुए इन क्षेत्रों में G2G या अर्थात गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट तथा B2B बिजनेस टू बिजनेस संबंधों के विस्तार पर दोनों पक्षों ने जोर दिया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको याद रखिएगा। निबंध वगैरह आप आगे लिखेंगे ही अगर एग्जाम देंगे मेंस का, UPPCS का या RO का, तो इस तरह के वर्ड का, इस तरह की टर्मिनोलॉजी का प्रयोग जरूर करना चाहिए। आगे देखते हैं, दोनों पक्षों में आभासी शिखर वार्ता के बाद पारस्परिक सहयोग के 9 विभिन्न समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। सौर ऊर्जा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, डॉलर क्रेडिट लाइन, मीडिया व सामुदायिक विकास परियोजनाओं के क्षेत्र के समझौते इनमें शामिल थे। क्लियर। तो 9 समझौते किए गए हैं उज्बेकिस्तान और भारत के बीच। UNDP की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2020 कई बार पूछी जाती है। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट, तो इसको ध्यान से सुनेंगे। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की वर्ष 2020 की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 16 दिसंबर 2020 को विश्व भर में जारी की गई। इस रिपोर्ट में दुनिया भर के कुल 189 देशों के लिए मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का आकलन किया गया। मानव विकास की दृष्टि से सूचकांक में जहां यूरोपीय देश नॉर्वे शीर्ष स्थान पर है, वहीं निम्न स्थान पर है अफ्रीकी देश नाइजर। इसे 189वें यानी 189वें अंतिम पायदान पर रखा गया है। सूचकांक में भारत का स्थान 131वां है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे पूर्व पिछले वर्ष मानव विकास रिपोर्ट यानी 2019 से भारत को कौन से स्थान पर रखा गया था, 129वें स्थान पर, अर्थात भारत ने 2 स्थान की गिरावट दर्ज की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 2018 में देखेंगे तो 138वां स्थान था, 2017 में अगर देखेंगे तो 131वां था। तो याद रखेंगे इस वर्ष भारत का स्थान कितना है, इस वर्ष है 131वां। पिछले वर्ष कितना था, 129 था, और उससे पहले 130 था। ठीक है, 2018 में 130 था, 129वां 2019 में था, और 2020 में है 131वां। याद रखना है। मानव विकास सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा, स्कूलिंग के अपेक्षित वर्ष व स्कूलिंग के औसत वर्ष तथा आय के स्तर के आधार पर तैयार किए जाने वाला UNDP का सूचकांक है। तो ये मानक कई बार पूछ ले जाते हैं, मानकों को याद रखेंगे, जिसका उच्चतम मान 1 तक हो सकता है। ठीक है, वर्ष 2020 की मानव रिपोर्ट में प्रदर्शित सूचकांक वर्ष 2019 के लिए है। तो ये तो होता ही है, जो जिस वर्ष सूचकांक निकलता है वो पिछले वर्ष के लिए सूचकांक होता है। रिपोर्ट पिछले वर्ष के आंकड़ों के आधार पर ही तो रिपोर्ट बनाई जाएगी, जारी की जाएगी। आगे देखते हैं,
भारत का 2019 के लिए सूचकांक 0.645 वर्ष 2020 की मानव रिपोर्ट में आकलित किया गया है। तो आप ये देख सकते हैं मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2020 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? नॉर्वे को। दूसरा स्थान मिला है स्विट्जरलैंड को। तीसरा स्थान मिला है आयरलैंड को। तो बस इतना ही याद रखिएगा। आगे देखते हैं सबसे निचले स्थान पर किसे रखा गया है? तो सबसे निचले स्थान पर 189 स्थान पर रखा गया है नाइजर को, फिर केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य कांगो को, फिर चाड को और फिर बुरुंडी को। ठीक है, क्लियर हो गया। इस सूचकांक में मानव विकास से संबंधित 3 पहलुओं स्वास्थ्य, शिक्षा, रहन सहन के स्तर पर आधारित सूचकांक है। इसमें स्वास्थ्य का आकलन जीवन प्रत्याशा के आधार पर, शिक्षा का स्कूलिंग अपेक्षित वर्ष एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग और शिक्षा के औसत वर्षों अर्थात मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग के आधार पर रहन सहन के स्तर का आकलन प्रति व्यक्ति की आय के आधार पर किया जाता है। तो इन डिटेल्स को याद रखना है, स्टेटमेंट देकर इसी प्रकार की डिटेल्स पूछ ली जाती हैं। इस सूचकांक का उच्चतम मान जैसा हमने पीछे पढ़ा 1 हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम हेतु यह सूचकांक बांग्लादेश के अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा तैयार किया गया था और जिसे 1990 से प्रतिवर्ष जारी किया जा रहा है। तो याद रखना है, इसमें कैटेगराइज किया गया है स्कोर के आधार पर 0 से 0.700 व इससे अधिक किंतु 0.8 से कम मानव विकास सूचकांक वाले देश 2020 की इस रिपोर्ट में हाई ह्यूमन डेवलपमेंट वाले देशों में वर्गीकृत किए गए हैं। इसी प्रकार से मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट वाले देशों को वर्गीकृत किया गया है जिसमें 36 देश हैं। तो हाई ह्यूमन डेवलपमेंट वाले देशों में 53 देश हैं जिसमें से सेशल्स, ईरान, श्रीलंका, ब्राज़ील, चीन, फिजी, लीबिया आदि शामिल हैं। मध्यम में कौन कौन से देश शामिल हैं? हमारा प्यारा भारत मध्यम देशों में ही शामिल है। भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान आदि मध्यम मानव विकास वाले देशों में शामिल है। ठीक है, और सबसे निम्न यानी जहाँ पे निम्न मानव विकास हुआ है, लो ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है, उसमें कितने देशों को रखा गया है? 33 देशों को रखा गया है जिसमें है यमन, टोंगो, रवाना, नाइजर जैसे देश शामिल। ठीक है, इसमें अफगानिस्तान भी शामिल है, याद रखेंगे। तो जो अभी तक हमने डिस्कस किया उसको इसी टेबल में आराम से बताया गया है, आप ये टेबल एक बार देख सकते हैं। ठीक है, भारत की रैंक याद रखेंगे। भारत को इस बार स्थान मिला 131वां और भारत की जो स्थिति है जो को वर्गीकृत किया गया है वह मध्यम मानव विकास वाले वर्गीकरण में रखा गया है। आगे देखते हैं मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020। ठीक है, 17 दिसंबर 2020 को अमेरिकी थिंक टैंक कैटो इंस्टीट्यूट और कनाडा के फेजर इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से विश्व के 162 देशों का मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 जारी किया गया। यह सूचकांक मानव स्वतंत्रता का एक व्यापक परिणाम प्रस्तुत करता है जो व्यक्तिगत और आर्थिक स्वतंत्रता के 76 अलग अलग संकेतकों पर आधारित है। याद रखने योग्य बातें हैं, मानव स्वतंत्रता सूचकांक में न्यूजीलैंड शीर्ष स्थान पर है, इसके बाद स्विट्जरलैंड दूसरे, हांगकांग तीसरे, डेनमार्क चौथे, वहीं ऑस्ट्रेलिया को 5वें स्थान पर रखा गया है। सूचकांक में सबसे निचले स्थान पर सीरिया को रखा गया, उसके बाद सूडान और वेनेजुएला है। भारत सूचकांक में 111वें स्थान पर है। तो यदि पूछा जाए मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है तो याद रखेंगे 111वां। ठीक है, जबकि हमने जो भी पढ़ा मानव विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है 131वां। तो दोनों से कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामले में भारत 110वें स्थान पर और आर्थिक स्वतंत्रता के मामले में 105वें स्थान पर है, लेकिन ओवरऑल जो भारत का सूचकांक है वो 111वां है। सूचकांक में भारत के पड़ोसी देशों में चीन 129वें, बांग्लादेश 139वें, पाकिस्तान 140वें, नेपाल 92वें व श्रीलंका को 94, भूटान को 108वें स्थान पर रखा गया है। आगे देखते हैं वैश्विक ज्ञान सूचकांक 2020। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम नॉलेज फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से 10 दिसंबर 2020 को दुबई में एक सम्मेलन में वैश्विक ज्ञान सूचकांक 2020 जारी किया है। तो बस याद रखिएगा, इसमें मोहम्मद बिन राशिद एक फाउंडेशन शामिल है, साथ में UNDP शामिल है जो जारी करता है वैश्विक ज्ञान सूचकांक 2020। ठीक है, इस सूचकांक में शीर्ष स्थान स्विट्जरलैंड को मिला है और लगातार चौथी बार स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अमेरिका और फिनलैंड को बारी बारी से स्थान मिला है, यानी अमेरिका को दूसरा और फिनलैंड को तीसरा स्थान मिला है। तो याद रखना है शीर्ष स्थान स्विट्जरलैंड को, अमेरिका को दूसरे स्थान पर रखा गया है, फिनलैंड को तीसरे स्थान पर रखा गया है। ठीक है, और भारत को कौन सा स्थान पर रखा गया है 75वें स्थान पर। तो ये स्कोर मत याद रखिएगा, बस आप रैंकिंग याद रखेंगे। ठीक है, रैंकिंग इंपॉर्टेंट है। शीर्ष स्थान स्विट्जरलैंड का है
और भारत को 75वें नंबर पर रखा गया है। 75वीं रैंक भारत को प्रदान की गई है। वैश्विक ज्ञान सूचकांक 2020 में बांग्लादेश 138 देशों में 112वें स्थान पर है। ठीक है, श्रीलंका 87वें स्थान पर है। तो आप मोटा मोटा भारत के पड़ोसी देशों को देख सकते हैं। भूटान को 94, नेपाल को 110वां, पाकिस्तान को 111वां स्थान दिया गया है। ठीक है, और भारत का कितना इसमें स्कोर है? भारत का 75 है और पाकिस्तान का कितना है? 111वां। आगे देखते हैं 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अध्यक्षता में 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा 17 नवंबर 2020 को आयोजित किया गया। शिखर सम्मेलन में रूस के अलावा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने हिस्सा लिया। ठीक है, शिखर सम्मेलन को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। भारत 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा। साथ ही 2021 में 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। इससे पूर्व 2012-2016 में भारत ब्रिक्स का अध्यक्ष था। तो आपको याद रखना है, ये वाली जो डिटेल्स दे रखी है इंपॉर्टेंट है, इसको दोबारा पढ़ लीजिए। भारत 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा। साथ में 2021 के जो 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है उसका आयोजन भी भारत ही करेगा। ठीक है, ब्रिक्स के 12वें शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और नवाचारी वृद्धि था। ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2020। 18 नवंबर 2020 को जारी वैश्विक रिश्वत सूचकांक 2020 ट्रेस ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स 2020 में डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और न्यूजीलैंड को सबसे कम रिश्वतखोरी जोखिम वाले देशों में सूचीबद्ध किया गया है। ट्रेस की सूची में 194 देशों, क्षेत्रों और स्वायत्त क्षेत्रों में व्यापार रिश्वत जोखिम को शामिल किया गया है। इस सूचकांक में सर्वाधिक वाणिज्यिक रिश्वतखोरी जोखिम वाले देशों में शीर्ष स्थान पर है उत्तर कोरिया, तुर्कमेनिस्तान, दक्षिण सूडान और वेनेजुएला। फिर इरिट्रिया का स्थान आता है। वैश्विक वाणिज्यिक रिश्वत जोखिम ग्लोबल बिजनेस ब्राइबरी रिस्क सूचकांक 2020 में भारत को 45 स्कोर के साथ 77 स्थान पर रखा गया है। तो आपको याद रखना है, जोखिम सूचकांक में, रिश्वत जोखिम सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? 77। वहीं शीर्ष स्थान जहां पे बिल्कुल भी रिश्वतखोरी नहीं है उसमें डेनमार्क शीर्ष पर है। फिर दूसरे नंबर पर नॉर्वे है। ठीक है, याद रखेंगे। भारत के अलावा 77वें स्थान पर किसको रखा गया है? पेरू, जॉर्डन, उत्तरी मैसेडोनिया, कोलंबिया और मॉन्टेनीग्रो जैसे देशों को। इसका स्कोर भी 45 है। ठीक है, भारत के पड़ोसी देशों में बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, चीन के मुकाबले भारत का प्रदर्शन बेहतर है। एक अन्य पड़ोसी देश भूटान की स्थिति सूचकांक में भारत से बेहतर है। भूटान की रैंक कितनी है? 48वीं है और उसका स्कोर कितना है? 37वां है। हालांकि स्कोर याद रखने की जरूरत नहीं है, बस याद रखेंगे कि जो भारत के पड़ोसी देशों में भारत से अच्छी रैंक रिश्वत जोखिम सूचकांक में किसकी है? भूटान की है। कितनी है? 48वीं है। अब बात करते हैं जो सूचकांक निकाला जाता है रिश्वत जोखिम सूचकांक, इसमें कौन कौन से कारक हैं? सरकार के साथ बातचीत, रिश्वत प्रतिरोधक और प्रवर्तन, सरकार और सिविल सेवा पारदर्शिता, मीडिया की भूमिका सहित नागरिक संगठन निगरानी क्षमता, इन सब में शामिल है और इन्हीं के आधार पर यह रैंकिंग जारी की जाती है। याद रखेंगे, भारत को 77वें स्थान मिला है। आगे बात करते हैं 15वां G20 शिखर सम्मेलन 2020। वर्ष 2020 में G20 देशों की 15वीं शिखर बैठक सऊदी अरब के किंग सलमान अब्दुल्ला अल सऊद की अध्यक्षता में 21-22 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई। तो याद रखना है, अध्यक्षता किसने की? सऊदी अरब के किंग सलमान अब्दुल्ला अल सऊद ने। इस वर्ष G20 में दूसरी बैठक है। इससे पूर्व मार्च में इसकी बैठक हुई थी। G20 शिखर सम्मेलन का फोकस कोरोना महामारी के प्रभावों, भविष्य की स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाओं और वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने पर केंद्रित रही। इसकी थीम याद रखेंगे, सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों का एहसास। सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों का एहसास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15वें G20 सम्मेलन में 22 नवंबर को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अलग थलग होकर लड़ाई लड़ने के बजाय एकीकृत, व्यापक, समग्र सोच को अपनाया जाना चाहिए। याद रखनी हो योग्य इंपॉर्टेंट बात, इसको याद रखेंगे। भारतवर्ष 2023 में
G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। वर्ष 2021 में इस सम्मेलन की मेजबानी इटली को, 2022 में इंडोनेशिया को, 2024 में ब्राज़ील को सौंपी गई है। तो बस आप याद रखेंगे 2023 में भारत मेजबानी करेगा और 2021 में कौन करेगा? इटली, ठीक है, और 2022 में इंडोनेशिया करेगा। क्लियर हो गया? उसके अगले साल 2023 में भारत को इसकी मेजबानी करनी है। आगे देखते हैं वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020। द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU ने 21 नवंबर को दुनिया के सबसे महंगे शहरों की वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 रिपोर्ट जारी की। दुनिया के 133 शहरों में सूचकांक शहरों की जीविका लागत पर आधारित होता है। इस सूचकांक में सबसे महंगे शहरों के रूप में पेरिस को पहला स्थान मिला है, ठीक है, और इसके साथ ही दो अन्य शहरों ने भी शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, हांगकांग और ज्यूरिख ने, ठीक है। पेरिस, हांगकांग और ज्यूरिख इन्होंने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है सूचकांक में। दमिश्क, ताशकंद, लुसाका ये सबसे सस्ते शहरों में शामिल हैं, ठीक है। इन्हें अंतिम 3 पायदान में रखा गया है, जबकि जो पेरिस है, हांगकांग है, ज्यूरिख, ये शीर्ष 3 सबसे महंगे शहर हैं। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं, ये दिखाए गए हैं शीर्ष स्थान पर रहने वाले 5 शहर। ज्यूरिख, पेरिस, हांगकांग, इन्हें संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान मिला है। उसके बाद सिंगापुर और तेल अवीव का नंबर आता है। सबसे सस्ते 5 शहरों में स्थान मिला है सीरिया के दमिश्क को, ठीक है, फिर ताशकंद को, लुसाका को, और सूचकांक में 10 महंगे शहरों में ओसाका छठे, जेनेवा 7वें। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। भारत के 2 शहरों की स्थिति देख लीजिए, बेंगलुरु और चेन्नई, इन्हें संयुक्त रूप से 9वें स्थान में रखा गया है। इन्हें सस्ते शहरों की सूची में शामिल किया गया है। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं वैश्विक खसरा टीकाकरण रिपोर्ट 2020। 13 नवंबर 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र CDC द्वारा प्रोग्रेस टूवर्ड्स रीजनल मीजल्स एलिमिनेशन वर्ल्ड वाइड 2019-2020 रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत 1.2 मिलियन नवजात जिन्हें खसरे के टीके की पहली खुराक नहीं दी गई है के साथ शीर्ष 6 देशों में शामिल है, ठीक है। तो अन्य 5 देश कौन कौन से हैं? अन्य 5 देश हैं नाइजीरिया, इथोपिया, कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य और पाकिस्तान और फिलीपींस। साथ में हमारा भारत शामिल है, जहां पर जो नवजात हैं उन्हें खसरे के टीके की खुराक नहीं दी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। कितने लोगों को नहीं दी गई है? कितने नवजात शिशुओं को नहीं दी गई है? 1.2 मिलियन। आगे देखते हैं संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद का चुनाव। संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रत्येक वर्ष मानवाधिकार परिषद के 1/3 सदस्यों को बदलने के लिए चुनाव करवाती है। परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, जिन्हें अधिकतम 2 बार चुना जा सकता है, यानी 2 बार ज़्यादा कोई भी परिषद का सदस्य नहीं बनता है। और कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का। चीन, रूस और क्यूबा को 24 अक्टूबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद के लिए चुना गया, जबकि सऊदी अरब इसमें सफल नहीं हो चुका। चुनाव में रूस और क्यूबा जहां निर्विरोध जीते, वहां चीन और सऊदी अरब प्रतिद्वंदिता की दौड़ में थे, और इसमें विजयी कौन रहा? चीन रहा। तो याद रखेंगे, ठीक है। एशिया प्रशांत क्षेत्र से 4 देश चुने जाने थे, जिसके लिए 5 देश दावेदार थे, जिनमें सऊदी अरब असफल रहा। इसमें सीट पाने वाले 4 देशों में सबसे कम मत किसको मिले हैं? चीन को मिले हैं, ठीक है, और जिसकी प्रतिद्वंदिता थी किससे? सऊदी अरब से। देखिए, जो आप देख रहे हैं रूस और क्यूबा, ये तो निर्विरोध चुन लिए गए, और जो चीन था, इसके जो वोट थे वो सऊदी अरब के साथ बट गए, इसलिए चीन को सबसे कम वोट मिले, लेकिन हालांकि ये विजयी रहा। ये सभी सदस्य देश 1 जनवरी 2021 से अपना कार्यभार संभालेंगे और अगले 3 साल तक इस सत्ता पर काबिज रहेंगे। याद रखेंगे। सिंगापुर बना फेस स्कैन करने वाला पहला देश। नेशनल आइडेंटिटी स्कीम में फेशियल वेरिफिकेशन का प्रयोग करने वाला सिंगापुर 18 अक्टूबर 2020 को विश्व का पहला देश बन गया। बायोमेट्रिक जांच से देश के लोगों को प्राइवेट और सरकारी दोनों तरह की सुरक्षित सुविधा मिलेगी। वर्ष 2021 से शहरी राज्यों में रहने वाली लाखों लोग सरकारी एजेंसियों, बैंकिंग सुविधा, सेवाओं, अन्य सुविधाओं को फेस स्कैन के साथ इसका उपयोग कर सकेंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है, चेहरे का सत्यापन कराने वाला पहला देश कौन बना है? सिंगापुर बना है। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं अर्जेंटीना GM गेहूं को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश। अर्जेंटीना 9 अक्टूबर 2020 को आनुवांशिक रूप से संशोधित गेहूं को उगाने
और उसकी खपत को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। तो इतना ही इंपॉर्टेंट है, आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। अर्जेंटीना ने जिस जीएम गेहूं की फसल को मंजूरी दी है उसे HB4 नाम दिया गया है। इसे अर्जेंटीना की बायोटेक्नोलॉजी कंपनी बायोसीरस और नेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी आयोग की मदद से विकसित किया गया है। तो किसने विकसित किया है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर ये भारत संबंधित खबर होती तो ये इंपॉर्टेंट होता, लेकिन अर्जेंटीना के लिए बस आप इतना याद रखेंगे कि अर्जेंटीना विश्व का पहला देश हो गया जिसने जीएम गेहूं की खपत को मंजूरी प्रदान की है अपने देश में, और इस गेहूं का नाम क्या है, HB4 पूछा जा सकता है। HB4 क्या है, एक वायरस है, एक खाद्यान्न फसल है या कोई रोबोट है, तो आपको याद रहना चाहिए क्या है, जीएम गेहूं की फसल है जिसे हाल ही में अर्जेंटीना ने मंजूरी प्रदान की है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भारत 5 आइज में शामिल। भारत 13 अक्टूबर 2020 को 5 आइज गठबंधन में शामिल हो गया। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन इसके संस्थापक सदस्य हैं। 5 आइज जो एक खुफिया गठबंधन है, आई का अर्थ है इंटेलिजेंस सेवा से। इस गठबंधन का उद्देश्य चीन पर नजर रखना है और इससे जुड़ी खुफिया जानकारी को आपस में साझा करना है। 5 आइज गठबंधन देशों में सिग्नल, टेलीग्राम, फेसबुक, मैसेंजर, व्हाट्सएप जैसे आधिकारिक निरीक्षण को असंभव बनाने वाले एंड टू एंड एन्क्रिप्शन, ठीक है, ऐप की वृद्धि से सार्वजनिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां माना है। भारत के साथ जापान भी इस गठबंधन का सदस्य बना है। इस गठबंधन के 7 सदस्य देशों की सरकारों ने एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड चैट को बैक टू एंड मांग की है, ठीक है, क्योंकि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन अधिकारियों को गंभीर अपराधों और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मामलों को देखने से रोकता है। तो आपको याद रखना है 5 आइज में भारत और जापान जैसे देश शामिल हैं, साथ में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, अमेरिका इसके संस्थापक हैं। क्लियर। आगे देखते हैं, भारतीय मूल के वेबिलराम कलावन सेशेल्स के नए राष्ट्रपति। तो बस इतना ही याद रखना है, हिंद महासागर स्थित द्वीपीय देश सेशेल्स में भारतीय मूल के वेबिलराम कलावन नए राष्ट्रपति अक्टूबर 2020 में निर्वाचित हुए हैं। क्लियर। आगे देखते हैं, ये देख सकते हैं आप, वेबिलराम कलावन के दादा बिहार के गोपालगंज से आकर सेशेल्स में बस गए थे और अब बन गए हैं इनके बेटे यानी इनके पोते वेबिलराम कलावन क्या बन गए हैं, भारतीय मूल के राष्ट्रपति। कहाँ पर, सेशेल्स में। सेशेल्स की कैपिटल क्या है, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की तीसरी बैठक 14 अक्टूबर 2020 को संपन्न। राष्ट्रीय सौर संगठन इंटरनेशनल सोलर अलायंस की तीसरी आभासी बैठक में भारत एवं फ्रांस को इस गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया। तो भारत बना है अध्यक्ष और सह अध्यक्ष कौन बना है, फ्रांस बना है, ठीक है। ISA की तीसरी बैठक में गठबंधन में शामिल 34 देशों में मंत्रियों ने हिस्सा लिया। इसके साथ ही कुल 53 देश, 5 हस्ताक्षरकर्ता एवं संभावित सदस्य देशों ने इस आभासी बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में भारत और फ्रांस का चुनाव अगले 2 वर्ष के लिए हुआ है। तो याद रखेंगे कार्यकाल कितना है, 2 वर्ष के लिए, ठीक है। साथ ही ISA के 4 क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 4 नए उपाध्यक्ष का भी चुनाव किया गया है। तो ये पूछा जा सकता है, याद रखेंगे, ठीक है। 4 विभिन्न क्षेत्रों के लिए 4 नए उपाध्यक्ष चुने गए हैं। एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में फिजी को और नारू को चुना गया है। अफ्रीकी क्षेत्र के लिए मॉरिशस और नाइजर को, यूरोप एवं अन्य क्षेत्र के लिए ब्रिटेन और नीदरलैंड को, लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र के लिए क्यूबा और गुयाना को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है, ठीक है। भारत के 10 सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों द्वारा इस बैठक में $1 मिलियन अमेरिकी राशि प्रदान करने की पेशकश की गई। वर्तमान में वैश्विक बिजली उत्पादन में सौर ऊर्जा का लगभग 2.8% योगदान है। तो यदि पूछा जाए कभी कि विश्व जो वैश्विक बिजली उत्पादन है उसमें सोलर एनर्जी का कितना योगदान है, तो याद रखेंगे 2.8%। आगे देखते हैं, एशिया पावर इंडेक्स 2020 मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिडनी स्थित लोवी इंस्टीट्यूट ने वर्ष 2020 के एशिया पावर इंडेक्स में 19 अक्टूबर 2020 को भारत को चौथा शक्तिशाली देश घोषित किया है, ठीक है, जो भारत के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप देखें तो एशिया में तो भारत का ही आधिपत्य होना चाहिए, लेकिन हालांकि भारत को चौथा स्थान मिला है। रिपोर्ट में शीर्ष स्थान मिला है अमेरिका को, फिर चीन को, फिर जापान को, और चौथे नंबर पर है प्यारा भारत। याद रखेंगे, ठीक है। किसके द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई, इंडेक्स जारी किया गया है, लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा। रिपोर्ट के अनुसार
भारत ने वर्ष भर में अपनी आर्थिक क्षमता में वृद्धि की है और सैन्य क्षमताओं को भी बढ़ाया है। भारत ने सर्वाधिक काम रक्षा नेटवर्क पर किया है। सूचकांक के आधार पर रक्षा नेटवर्क की दृष्टि से भारत अब चीन से ज़्यादा मजबूत है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एशिया में प्रभाव रखने वाले 10 शीर्ष देश अमेरिका, चीन, जापान, भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया। तो आप शीर्ष 4 याद रखेंगे, अमेरिका, चीन, भारत और जापान को। ठीक है, पाकिस्तान की स्थिति देख सकते हैं। पाकिस्तान जो है वो कौन से रैंक पर है? 15वें रैंक पर है। ठीक है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता कतई नहीं है। एससीओ परिषद के राष्ट्राध्यक्षों का 20वां सम्मेलन। संघाई सहयोग संगठन परिषद के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट का 20वां सम्मेलन 10 नवंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की। तो यही पूछा जा सकता है कि किसने अध्यक्षता की, तो याद रखेंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसकी अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। सम्मेलन के सभी एससीओ सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व उनके राष्ट्रपतियों, राष्ट्राध्यक्षों, प्रधानमंत्रियों द्वारा किया गया। साथ ही एससीओ के महासचिव सहित 4 पर्यवेक्षक देश अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान, सोमालिया के शासन प्रमुखों ने भी हिस्सा लिया। ठीक है, 30 नवंबर 2020 को भारत ने एससीओ परिषद के राष्ट्राध्यक्षों, शासनाध्यक्षों की अगली नियमित बैठक का आयोजन आभासी रूप में किया था। आगे देखते हैं Y20 ग्लोबल समिट। पहली बार वर्चुअल G20 के अंतर्गत यूथ 20 ग्लोबल समिट का आयोजन अक्टूबर 2020 में अल खुबार, सऊदी अरब में किया गया। क्योंकि यह आयोजन पहली बार किया गया तो हो सकता है पूछ लिया जाए, इसीलिए इसको याद रखिएगा। ठीक है, समिट में युवाओं को कोविड-19 के पश्चात सशक्त बनाने के लिए विचारों, संवादों का आदान प्रदान किया गया। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व खेल मंत्री किरण रिजिजू ने किया। सम्मेलन का केंद्रीय विषय याद रखेंगे, गवर्नमेंट यूथ डायलॉग ऑन पोस्ट कोविड-19 अपॉर्चुनिटीज। क्लियर। आगे देखते हैं असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक 2020। अंतर्राष्ट्रीय संघ ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल के साथ संयुक्त रूप से 8 अक्टूबर 2020 को असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक 2020 कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स 2020 जारी किया गया। सूचकांक में शामिल 158 देशों में से महामारी से पहले केवल 26 देश ही स्वास्थ्य पर अपने बजट का अनुशंसित 15% खर्च कर रहे थे। 103 देशों में कम से कम 3 श्रमिकों में बुनियादी श्रम अधिकारों और सुरक्षा का अभाव था, जैसे बीमारी और वेतन आदि। ठीक है, सूचकांक में शीर्ष स्थान मिला है नॉर्वे को, इसके बाद डेनमार्क दूसरे नंबर पर है और तीसरे नंबर पर है जर्मनी। सूचकांक में अंतिम पायदान पर रखा गया है दक्षिणी सूडान को, नाइजीरिया को और बहरीन को। ठीक है, भारत का स्थान याद रखेंगे 129वें स्थान पर रखा गया है भारत को असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक 2020 में। साथ ही बताया गया कि भारत में स्वास्थ्य पर अपने बजट का सिर्फ 4% ही खर्च किया जाता है। ठीक है, और दुनिया में सबसे कम खर्च करने वाले देशों में भारत को चौथा स्थान दिया गया था। साथ ही रिपोर्ट में बताया गया कि भारत की केवल आधी आबादी के पास ही सबसे आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं की उपलब्धता है, उनकी पहुंच है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, यूएई, बहरीन के पश्चात अब सूडान का भी इजराइल के साथ शांति समझौता। संयुक्त अरब अमीरात बहरीन के पश्चात अब सूडान का भी इजराइल के साथ रिश्तों को समान बनाने के लिए सहमत हो गया है। इस तरह 2 माह में इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने वाला तीसरा देश, कुल मिलाकर 5 अरब देश सूडान हो गया है। ठीक है, इससे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से संयुक्त अरब अमीरात व बहरीन ने इजराइल के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर 15 सितंबर 2020 को व्हाइट हाउस में किए, जबकि मिस्र ने 1979 और जॉर्डन ने 1994 में ही इजराइल के साथ समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है शांति समझौते करने में 5वें नंबर का देश सूडान हो गया है, जिसने इजराइल के साथ क्या किया है, शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया है। क्लियर। ठीक है, आगे देखते हैं, पाकिस्तान FATF की ग्रे सूची में बरकरार। वित्तीय समस्या से जूझ रहे पाकिस्तान का वित्तीय कार्यवाहक कार्यबल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की ग्रे सूची से बाहर निकलने का एक और अवसर असफल रहा है। FATF की 21-23 अक्टूबर 2020 को संपन्न वर्चुअल बैठक में उसे स्पष्ट चेतावनी दी गई कि टेरर फंडिंग को रोकने के लिए उसे निर्देशित 27 कार्यवाही बिंदुओं में से 21 पर ही उसने काम किया है।
आतंकी संगठनों को दिए जा रहे सरकारी संरक्षण और उनसे वित्तीय लेन देन पर रोक लगाने में सरकार की असफलता के चलते पाकिस्तान को FATF ने अपनी ग्रे लिस्ट में, ग्रे सूची में जून 2018 में शामिल किया था। इससे पाकिस्तान को वैश्विक आर्थिक संस्थाओं से सहयोग मिलने में बाधा आने लगी थी। ठीक है, FATF की काली सूची में जाने से बचने और ग्रे सूची में निकालने के लिए 27 सूत्रीय कार्ययोजना पाकिस्तान को प्रस्तुत की गई थी, जिसको 15 माह के लिए पाकिस्तान ने समय मांगा था कि हम इन सूची पर, इस कार्यवाही पर काम करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान असफल रहा। ठीक है, तो इसे पुनः शामिल रखा गया है किसमें, ग्रे सूची में, याद रखेंगे। जबकि पाकिस्तान को कोरोना संक्रमण के कारण अतिरिक्त 3 महीने का समय भी मिल गया। ठीक है, जो FATF की बैठक जून में पेरिस में होनी थी 2020 में, वह उस समय नहीं हो पाई, बल्कि अक्टूबर में वर्चुअल रूप से हुई और 3 महीने के अतिरिक्त समय में भी जो पाकिस्तान है वह अपने देश में जो आतंकवाद की पनपती जड़ें हैं उन पर कार्रवाई करने में असफल रहा। आगे देखते हैं, चीन वैश्विक पहल कोवैक्स में शामिल। चीन औपचारिक रूप से कोविड-19 वैक्सीन टीके के लिए वैश्विक पहल कोवैक्स में शामिल हो गया है। इस संबंध में चीन ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन गावी के साथ 8 अक्टूबर 2020 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन का नाम क्या है, गावी। ठीक है, अप्रैल 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूरोपीय आयोग, फ्रांस ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए कोवैक्स को लॉन्च किया था। इस पहल में गावी महामारी तत्परता नवाचार के लिए गठबंधन सेपी द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ समन्वय किया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के नेतृत्व में कोवैक्स सुविधा का लक्ष्य 2021 के अंत तक टीकों को कम से कम 2 बिलियन खुराक उपलब्ध कराना है पूरे विश्व में। कोवैक्स सुविधा की मुख्य भूमिका भाग लेने वाले देशों में लोगों की जल्दी, निष्पक्ष और सुरक्षित रूप से कोविड-19 वैक्सीन तक पहुंच की संभावनाओं को अधिकतम करना है। ठीक है, रूस और अमेरिका इस पहल में शामिल नहीं हुए हैं। अब तक 184 देश इस पहल में शामिल हैं। ठीक है, भारत भी इस पहल में शामिल है और भारत ने तो कई देशों को ऑलरेडी वैक्सीन भेज भी दिया है। आगे बात करते हैं ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन के साथ मिलकर 2020 स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 जारी किया है। इस इंडेक्स में दुनिया के कुल 109 शहरों को रैंकिंग प्रदान की गई है। ठीक है, सूचकांक में शीर्ष स्थान सिंगापुर को मिला है, वहीं लागोस को अंतिम 109वें स्थान पर रखा गया है। तो याद रखेंगे, शीर्ष 10 शहर इस प्रकार हैं। सिंगापुर पहले नंबर पर है, हेलसिंकी दूसरे नंबर पर है और ज्यूरिख तीसरे नंबर पर है। ठीक है, स्मार्ट सिटी की वैश्विक रैंकिंग में भारतीय शहरों में दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु जैसे भारतीय महानगर की स्थिति में गिरावट आई है। सूचकांक में हैदराबाद 85वें स्थान पर रहा, जिसे पिछले वर्ष 67वें स्थान पर रखा गया था। नई दिल्ली को 68 स्थान से खिसक कर 86 स्थान पर आ गया है। मुंबई 78 की जगह 93 और बेंगलुरु 79वें की जगह 95वें स्थान पर आ गया है। ठीक है, रिपोर्ट में कहा गया कि दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु के स्थानों में बड़ी गिरावट का कारण कोविड-19 के कारण हुए बुरे प्रभाव हैं। ठीक है, और इस कारण तकनीक उन्नयन का कार्य इन शहरों में प्रभावित हुआ है। याद रखेंगे, तो ये रैंकिंग दी गई है। ठीक है, भारतीय शहरों की आप देख सकते हैं, इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं, ये टेबल दे रखी है निम्नतम रैंकिंग वाले 5 शहरों की। ठीक है, लागोस, नैरोबी, आबुजा, कैरो और रबात। तो शीर्ष स्थान आपको पता है सिंगापुर को मिला है और अंतिम स्थान लागोस को मिला है। ठीक है, आगे देखते हैं मानव सूचकांक 2020, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 मानव पूंजी सूचकांक सितंबर 2020 में विश्व बैंक द्वारा दुनिया के 174 देशों को मानव सूचकांक जारी किया गया। इससे पूर्व यह सूचकांक वर्ष 2018 में जारी किया गया था, यानी 2 वर्ष के अंतराल पर यह सूचकांक जारी होता है। जारी कौन करता है? विश्व बैंक। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस सूचकांक में जहां सिंगापुर को शीर्ष स्थान मिला है, वहीं सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक को अंतिम स्थान पर रखा गया है। HGI 2020 में भारत को 0.49 के स्कोर के साथ 116वें स्थान पर रखा गया है। ठीक है, वहीं 2018 में भारत का कौन सा स्थान था? 115वां, यानी कि 1 स्थान की गिरावट दर्ज की है भारत के सूचकांक ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। ठीक है, ये देखते हैं आप शीर्ष मानव पूंजी वाले विकास वाले देशों की रैंकिंग।
तीसरा स्थान मिला है सिंगापुर को, दूसरे स्थान मिला है हांगकांग को, तीसरा स्थान मिला है जापान को। इस सूचकांक में शामिल 5 निम्नतम मानव पूंजी सूचकांक वाले देश हैं रिपब्लिकन अफ्रीका, ठीक है, कॉन्गो जिसे बोलते हैं, फिर चाड, फिर दक्षिण सूडान, फिर नाइजर और माली। क्लियर हो गया। आगे भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति आप देख सकते हैं। श्रीलंका को 71वें, नेपाल को 109वें, भूटान को 121वें और पाकिस्तान को 144वें स्थान पर रखा गया। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं श्रीलंका की और नेपाल की स्थिति भारत से बेहतर है, ठीक है। मानव पूंजी सूचकांक में श्रीलंका और नेपाल भारत से बेहतर स्थिति में है। ब्रिक्स देशों के अतिरिक्त, भारत के अतिरिक्त अगर रैंक देखें ब्रिक्स देशों में, तो चीन को मिली है 45, रूस को 41, ब्राज़ील को 91, दक्षिण अफ्रीका को 135वीं। तो अगर खाली दक्षिण अफ्रीका को देख ले तो सबसे खराब स्थिति भारत की ही है। चीन भारत से, रूस और ब्राज़ील भारत से काफ़ी बेहतर है। आगे देखते हैं। विल्मिंगटन द्वितीय विश्व युद्ध का प्रथम हेरिटेज सिटी घोषित। इसको याद रखेंगे, आने वाली किसी न किसी परीक्षा में आपको पूछा ही जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 3 सितंबर 2020 को दक्षिण अमेरिकी राज्य नॉर्थ कैरोलिना में स्थित विल्मिंगटन को द्वितीय विश्व युद्ध के पहले हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया है। यह द्वितीय विश्व युद्ध के अंत की 75वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए आयोजित एक समारोह में यह घोषणा की गई थी, ठीक है। युद्ध के दौरान विल्मिंगटन नॉर्थ कैरोलिना से बिल्डिंग कंपनी की साइट थी, जिसने संघीय सरकार के आपातकालीन जहाज निर्माण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में 5 वर्षों में 243 जहाज़ों का निर्माण किया था। तो आपको याद रखना है, विल्मिंगटन द्वितीय विश्व युद्ध की प्रथम हेरिटेज साइट घोषित हुई है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020। कनाडा की फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार दुनिया के 122 देशों की ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 10 सितंबर 2020 को जारी की गई। इस सूचकांक रिपोर्ट के अंतर्गत जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक वर्ष 2018 के आंकड़ों पर आधारित हैं। भारत में यह रिपोर्ट गैर सरकारी संस्था सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी द्वारा जारी की गई। 2020 के इस सूचकांक में भारत 26 स्थान नीचे खिसक गया। 105वां भारत को स्थान मिला। तो काफ़ी खबरों में थी ये रैंकिंग, तो ज़रूर याद रखिएगा। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत 26 स्थान नीचे खिसक गया है, ठीक है। रैंक कितनी है? 105वीं है, याद रखेंगे। पिछले वर्ष भारत इस सूचकांक में 79वें नंबर पर था और 79वें नंबर से डायरेक्ट पहुंच गया 105वें नंबर पर। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। साथ में ये डिजिट याद रखेंगे, 26 स्थान नीचे खिसका है। तो ये टेबल देख सकते हैं, इसमें दिया गया है शामिल जो शीर्ष 10 देश हैं। हांगकांग को प्रथम स्थान मिला है ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में, सिंगापुर को दूसरा, न्यूजीलैंड को तीसरा स्थान मिला है, ठीक है। वहीं आप देख सकते हैं जो अंतिम 10 देश हैं जिन्हें निम्नतम रैंकिंग प्रदान की गई है, उसमें सबसे अंतिम स्थान किसे मिला है? वेनेजुएला को, जिसकी रैंक 162वीं है। 161वें स्थान पर है आपका सूडान, फिर 160वें स्थान पर लीबिया है। उसी प्रकार से अन्य देश हैं। तो आप पहला और अंतिम याद रखेंगे। अंतिम कौन है? वेनेजुएला है, ठीक है, जिसको 162वीं रैंक है और शीर्ष स्थान हांगकांग को मिला है। भारत की रैंक कितनी है? 105वीं है, ठीक है। और भारत ने 26 स्थान की गिरावट की है इस रैंकिंग में। पिछले वर्ष भारत की रैंकिंग 79 थी। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020। मोस्ट इंपॉर्टेंट, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, कर्नेल यूनिवर्सिटी, इनसीड बिजनेस स्कूल के संयुक्त प्रयास से दुनिया के 131 देशों का वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 रिपोर्ट 2 सितंबर 2020 को जारी की गई। 131 देशों के सूचकांक में स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान मिला है। वहीं अफ्रीका के यमन देश को इस सूचकांक में निचले पायदान पर या अंतिम पायदान पर रखा गया है। याद रखेंगे, भारत को ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2020 में पहली बार शीर्ष 50 देशों में स्थान मिला है। तो इस स्थान को बनाने में भारत सफल रहा। भारत को 48वां स्थान प्राप्त हुआ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को इस वर्ष 48वां स्थान मिला है और भारत टॉप 50 देशों में शामिल है। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, भारत ने GII के सभी संकेतकों में अपनी स्थिति सुधारी है। ICT, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, सर्विसेज एक्सपोर्ट, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड सर्विसेज, साइंस एंड इंजीनियरिंग में स्नातकों की संख्या, R&T, इंसेंटिव, ग्लोबल कंपनीज जैसे संकेतकों में
भारत शीर्ष 15 देशों में शामिल है। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स दुनिया भर के 131 देशों और अर्थव्यवस्थाओं के नवाचार प्रदर्शन के बारे में विस्तृत आंकड़े उपलब्ध कराता है। तो भारत के इन आंकड़ों को आप समझ सकते हैं कि इन सभी संकेतकों में भारत को शीर्ष 15 देशों में शामिल किया गया है। आगे देखते हैं, सूचकांक में शामिल शीर्ष 5 देश की रैंकिंग अगर आप देखेंगे तो शीर्ष स्थान जैसा हमने डिस्कस किया किसको मिला है, स्विट्जरलैंड को मिला है। दूसरे नंबर पर स्वीडन है, तीसरे नंबर पर अमेरिका है, फिर ब्रिटेन है और फिर है नीदरलैंड। भारत की रैंक 48 है। यह है निम्नतम रैंकिंग वाले शीर्ष 5 देश। तो निम्नतम रैंक किसे मिली है, यमन को, फिर गिनी को, फिर म्यांमार को। ठीक है, और भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति आप देख सकते हैं। तो चीन को 14वीं रैंक मिली है जो भारत से कई ज़्यादा ऊपर है। भारत की रैंक 48 है और चीन की कितनी है, 14 है। नेपाल को 95 स्थान मिला है, 95 स्थान मिला है, 95। श्रीलंका को 101वां, पाकिस्तान को 107वां और बांग्लादेश को 116वां। तो ये है आज का वीडियो। हमें सारी जितनी अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं थी उन सबको डिस्कस कर लिया है। आगे वाला जो वीडियो आएगा उसमें हम आर्थिक घटनाओं को पढ़ेंगे। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही अपने मित्रों सहपाठियों के साथ इसे शेयर अवश्य करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।